जी मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्टी स्पीकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक चीज़ जी, मैं फ़ायदा उठाते हुए कि आपने मुझे वक्त दिया, आपके तवस्सुत से पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्ड पे रखना चाहती हूँ कि जैसा कि पाकिस्तान में 2018 से लेकर 2022 अप्रैल तक एक ऐसा प्रोपेगेंडा ग्रोह मुल्क के ऊपर मुसल्लत था जिसने मुल्क की माशी तबाही की, माशरे की तबाही की, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी और तमाम जो सीपेक से जुड़े मंसूबे थे उनको बंद किया। बिजली के मंसूबे जो 2013 से लेकर 2018 में इस मुल्क में वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में 14,000 मेगावाट बिजली बनी और 18 से 19 घंटे की जो लोड शेडिंग थी वो 2018 में सिफर पर पहुंची। उस प्रोपेगेंडा ग्रोह ने 2018 से लेकर 22 तक सिर्फ ये 2 फ्रंट बेंचेस आपको याद होंगे कि ये सब जेलों में थे। उन्होंने जेल भरो फोकस जो था उनका वो सिर्फ और सिर्फ कि अपने सियासी मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है, चाहे वो खातून हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, किसी की माँ हो, और अपने तमाम सियासी मुखालफिन पर झूठे मुकदमे बनाकर नैब के चेयरमैन को अगवा कर कर उनकी वीडियो की वजह से तमाम केसेस बनाए गए। आपको याद होगा कि उस वक़्त के DG FIA को भी दफ्तर में बुलाया गया और कहा गया कि अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ केसेस बनाएं। उन्होंने इनकार किया और नौकरी से फारिग हो गए। इसी तरह नैब के चेयरमैन की उनको वीडियो मिल गई और फिर तैयबा गुल साहिबा जो अपने हरासमेंट के केस को लेकर उस वक़्त के मुसल्लत वज़ीर आज़म के पास लेकर गई, उनको वज़ीर आज़म हाउस में अगवा कर लिया, सिर्फ़ इसलिए कि तमाम सियासी मुखालफिन को के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनाए जाएँ और यहाँ तक उनको तो जेलों में डाला। इस ऐवान में मैं बात के आगाज़ में राना सनाउल्लाह साहब को जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ कि किस तरह उनके ऊपर एक भोंडा केस, और उस वक़्त आपको याद होगा कि ना सिर्फ इस 15 किलो हेरोइन के झूठे केस में उनको जेल भेजा, बल्कि ग्राफिक्स बनाकर टीवी स्क्रीन्स पर यह बताया गया कि वो किसी इंटरनेशनल ड्रग माफिया के साथ लिंक्ड हैं जो फैसलाबाद में ड्रग लेकर आते हैं और राना सनाउल्लाह साहब उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे लाहौर। उस वक़्त इसी ऐवान में अल्लाह ताला की कस्में खाई गईं, कुरान शरीफ की कस्में खाई गईं कि राना सनाउल्लाह साहब के पास से वो हेरोइन का जो बैग है 15 किलो का वो निकला है। और जब गवाहान को अदालत में पेश किया, पहली दफ़ा इस केस के गवाह 3 दिन पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए और वहाँ उन्होंने पहली दफ़ा गवाही दी और उन्होंने कहा कि हम ये झूठी गवाही नहीं दे सकते। लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब के साथ हुआ, मैं आज रिकॉर्ड पे बताना चाहती हूँ, जो उन्होंने कभी अपनी ज़बान से नहीं कहा, उनको सजाए मौत की चक्की में रखा गया। उनको पहले दिन न बिस्तर दिया गया, न चादर दी गई और उनके सेल में कीड़ियाँ छोड़ी गईं और कीड़े छोड़कर चीनी डालकर कीड़ियाँ छोड़ी गई उनके सेल के अंदर। उन्होंने अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ तक नहीं कहा और बहादुरी के साथ, खंदा पेशानी के साथ इस जुल्म का सामना किया। और आपको याद होगा कि 2019 के अंदर इसी ऐवान में चीख कर कहा गया कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने ज़लज़ले के पैसे खा लिए। ये इतने इन लोगों को ये एहसास नहीं हुआ कि ये इल्ज़ाम आप शहबाज शरीफ साहब पर नहीं लगा रहे। और रिकॉर्ड के ऊपर 2005 में जब ये जिसका ये इल्ज़ाम लगा रहे थे, शहबाज शरीफ साहब उस वक़्त वज़ीर आला पंजाब नहीं थे, लेकिन इस बुग़्ज़ में, इस हसद में उन्होंने डेली मेल के एक सहाफ़ी को बरतानिया से बुलाकर पाकिस्तान में वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया गया। उनको नैब का तमाम रिकॉर्ड दिया गया, उनको नैब के कैदियों तक एक्सेस दी गई, उनको FIA के वो तमाम केसेस जो झूठे बनाए गए थे उनके रेफरेंसेस का एक्सेस दिया गया और ये स्टोरी प्लांट कराई गई। आपको याद होगा कि उससे अगले दिन UK की गवर्नमेंट ने ये रिबटल दिया कि ये इल्ज़ाम जो डिफिड की एड के ऊपर और ग्रांट के ऊपर लगाया जा रहा है ये झूठा है।
और ये मफरूज़ों पर है। और उन्होंने पूरी बताया कि किस तरह डिफिड के प्रोजेक्ट्स, जो तालीम के प्रोजेक्ट्स हैं, सेहत के प्रोजेक्ट्स हैं, बेवाओं के प्रोजेक्ट्स हैं, यतीमों के प्रोजेक्ट्स हैं, बूढ़ों के प्रोजेक्ट्स हैं, ख़वातीन के प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में आते हैं, वो कितने ट्रांसपेरेंट तरीके से पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इम्प्लीमेंट हुए हैं। लेकिन वो प्रोपोगेंडा ग्रोह उस वक़्त शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा था, उस वक़्त पाकिस्तान में जो एड आती है उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि 4 साल तो उन्होंने माशी तरक्की भी रोकी। क्या वजह है डिप्टी स्पीकर साहब कि 2018 में मुल्क 6% 1 पर तरक्की कर रहा था, महंगाई की शरह 4% और खाने पीने की अशिया की जो शरह थी महंगाई की वो 2% के ऊपर थी। मुल्क में सीपैक के मंसूबे थे, रोजगार आ रहा था, बिजली के कारखाने नवाज शरीफ लगा रहा था, लंगर खाने नवाज शरीफ नहीं लगा रहा था इनकी तरह। तो फिर क्या वजह है कि वही मुल्क 4 साल में इस दहाने पर पहुंच गया कि वो डिफॉल्ट और दिवालिया होने जा रहा था। और उस वक़्त एक ही रट थी कि सारे के सारे सियासी कायदीन जो हैं वो चोर हैं, सबको जेलों में डाल दिया गया। इस डेली मेल की जो स्टोरी है वो एक केस स्टडी है इस मुल्क के लिए कि मुल्क के ऑपोजिशन लीडर पर इल्ज़ाम लगाकर डेली मेल में स्टोरी उस वक़्त के मुसल्लत वज़ीर आज़म ने प्लांट कराई और उसके बाद सारे के सारे जो स्पोक्स पर्सन थे इमरान खान साहब के, वो डेली मेल के स्पोक्स पर्सन बन गए कि ये स्टोरी जो है वो पैसे खाए गए हैं और एड के पैसे खाए गए हैं और फिर उसके ऊपर प्रोपोगेंडा सोशल मीडिया अपने तमाम रियासती ताकत को इस्तेमाल करके, अपनी इख्तियारात को इस्तेमाल करके ये इल्ज़ामात लगाए गए। और फिर उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब ने बरतानिया की अदालत में, जिस तरह नेशनल क्राइम एजेंसी ने, जिनको इन्होंने यही नैब के कागजात दिए, यही FIA के कागजात दिए, और नेशनल क्राइम एजेंसी ने 10 साल की शरीफ ख़ानदान की इन्वेस्टिगेशन बरतानिया में की। इल्ज़ाम था मनी लॉन्ड्रिंग का, इल्ज़ाम था करप्शन का, इल्ज़ाम था इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का। जो इल्ज़ाम लगा रहे थे उस सब की जो मुजरिम थे वो खुद ये हरकतें कर रहे थे 2018 से 2022 तक। और उसके बाद जब बरतानिया में शहबाज शरीफ साहब ने ये केस किया डेफेमेशन का, उस वक़्त इमरान खान साहब कहते थे अब बरतानिया की अदालत में ये केस चला गया, अब शहबाज शरीफ बचेगा नहीं। और मैं ये रिकॉर्ड पे कहना चाहती हूँ कि डेली मेल ने कोई सबूत नहीं दिया, यहाँ तक कि बरतानिया की लंदन हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस मैथ्यू की अदालत में डेली मेल के वकला ने यह कहा कि जो इल्ज़ाम हमने शहबाज शरीफ पर लगाया है उसका कोई सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है। वो दुहाइयाँ देते रहे शहजाद अकबर साहब को, इमरान खान साहब को कि जो पट्टी पढ़ाई थी, जो स्टोरी प्लांट कराई थी, उसके सबूत दे दें। उनके फ़ोन नहीं उठाते थे ये, और कोई सबूत ये लंदन हाई कोर्ट में पेश नहीं कर सके। उस वक़्त टॉक शो किए गए, उस वक़्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुहिम चलाई गई कि शहबाज शरीफ चोर है और डिफिड के पैसे खा गया। और 9 एक्सटेंशंस, डेली मेल ने 9 एक्सटेंशंस ली वो सबूत पेश करने के लिए जिसका इल्ज़ाम शहबाज शरीफ के ऊपर लगाया गया था। और अब आप सबको मालूम है कि डेली मेल ने अनकंडीशनल अपॉलजी की है, और वो अनकंडीशनल अपॉलजी से 22 करोड़ अवाम की इज्जत बहाल हुई है। उससे ना शहबाज शरीफ की पहले इज्जत पे कोई हर्फ आया था, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अब इस अनकंडीशनल अपॉलजी से सुरखरू किया है। और ये वो मजमूम कोशिश थी, ये वो साजिश थी, ये वो मंसूबा बंदी थी कि तमाम जो डोनर्स हैं, तमाम जो फॉरेनर्स हैं जो अपनी एड एजेंसीज़ के थ्रू, अपनी गवर्नमेंट की एजेंसीज़ के थ्रू पाकिस्तान के अंदर एड भेजते हैं, ग्रांट भेजते हैं, ये टैक्स पेयर मनी था, ये उसको रोकने की कोशिश की गई जिस तरह बाकी मंसूबे रोकने की कोशिश की गई थी। और अपनी तरफ आमाल ये हैं कि सवाल पूछो तो या गोली खा लेते हैं या गोली मारने लग जाते हैं, सवाल पूछो तो धमकियां देते हैं, सवाल पूछो तो गाली देते हैं। दूसरों के 40 साल का हिसाब मांगा, हमने दिया। आपको याद होगा कि पैनमा के वक्त नवाज शरीफ वजीर आज़म थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था जब इमरान खान की एप्लीकेशन को टोकरी में रद्दी में फेंक दिया गया था कि चीफ जस्टिस साहब मेरे पे इल्ज़ाम लगाए, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और आप इसका ट्रायल करें। आज इनसे तोशा खाना का हिसाब मांगो तो कहते हैं मेरी घड़ी मेरी मर्जी। वो घड़ी इनकी नहीं थी,
वो खाना काबा के अक्स की घड़ी तोशा खाना की प्रॉपर्टी थी, उसको खरीदे बगैर इन्होंने पहले उसको बेचा, फिर बेचकर जो पैसा आया वो तोशा खाना में गलत पॉलिसी चेंज करके उसको जमा कराया। आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले एक ऑडियो आई जो पिंकी पीरनी साहिबा हैं, उन्होंने कहा कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं वो बेचनी हैं। ये खान साहब की घड़ियां नहीं थीं, ये तोशा खाना की घड़ियां थीं जो खरीदे बगैर बेची गईं। फिर उसके बाद 8 साल बाद फॉरेन फंडिंग का इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया। जिस दिन से वो फैसला आया है, जो इनके अपने इलेक्शन कमिश्नर लगाए हुए हैं उनको गाली देते हैं, उनकी तज़हीक करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। और भाई तुम्हें बेइज्जती करके गाली देकर जवाब मिल जाएगा। आपने अगर फॉरेन फंडिंग नहीं की तो 8 साल इलेक्शन कमीशन में जवाब क्यों नहीं दिया? और उस वक्त जब 4 साल की नाकामी, नाअहली, चोरी और करप्शन अब हर रोज जब सामने आ रही है तो दूसरों को गाली देते हैं। इसी ऐवान से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब हुआ, जब इनको पता चल गया तो कागज लहराए गए जलसों में कि अमेरिकन साजिश हो गई है और मेरे खिलाफ पूरी रिजीम चेंज हो गई और इंपोर्टेड हुकूमत आ गई है। और उसी दौरान कमरे में बैठकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफर कर रहे थे और बाहर उनको जानवर और न्यूट्रल कह रहे थे कि न्यूट्रल नहीं होता। और आज भी अपनी घटिया सियासत को चमकाने के लिए इक्तदार के हवस में आज तक क्या कह रहे हैं, अब अमर बिल मारूफ का नाम लेकर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोजीशन को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। और कहते हैं, साथ ही दूसरे सांस में कहते हैं कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी। इस शख्स का क्या पता डिप्टी स्पीकर साहब कि कल को मुल्क को बेचता, कहता मेरा मुल्क मेरी मर्जी, मेरे पास शनाख्ती कार्ड है इस मुल्क का। कौमी मफाद तो बेच दिए ना, मुल्क की खारजा जो ताल्लुकात थे दोस्त ममालिक के थे वो तमाम बेच दिए और साइफर को हिलाकर कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश हो गई। और अब क्या कहते हैं, इट इज ओवर एंड इट इज बिहाइंड मी। ये प्रोपेगेंडा ग्रो है, ये सियासी जमात हो ही नहीं सकती। जो अंदर बैठकर एक्सटेंशन की ऑफर करे और बार शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाए वो सियासी जमात है। जो लोगों की पगड़ियां उछाले, लोगों की बहनों को और सियासी इंतकाम ले, ना बरतानिया की किसी अदालत में ना पाकिस्तान की किसी अदालत में कोई सबूत साबित नहीं हुआ। दूसरों को कहा कि डिफिड और ग्रांट के पैसे खा गए, खुद ज़कात चोरी करते हुए पकड़े गए। ये सब कुछ रिकॉर्ड पे रखना इसलिए ज़रूरी है कि ये एक शख्स है जो अपना इक़्तिदार खो बैठा है और उस इक़्तिदार को खोने की वजह से ज़हनी मरीज़ बन चुका है, जो मुल्क को आग लगाना चाहता है, जो वफाक की इकाइयों को तकसीम करना चाहता है और जो चाहता है कि अगर मैं उस कुर्सी पर नहीं हूँ तो ये मुल्क, अल्लाह माफ़ी, मैं अल्लाह ताला से डर कर कहती हूँ लेकिन ये इनके ही अल्फाज हैं, कि टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। और अब वो शख्स मईशत पे सवाल करता है जिसने मुल्क को माशी दिवालिया के धाने पर ले आया, वो हमसे 6 महीने में मईशत के ऊपर सवाल कर रहा है। तो सवाल इमरान खान साहब को खुद जवाब देना पड़ेगा। और उसके बाद कहते हैं कि गैस नहीं है, डिप्टी स्पीकर साहब कहते हैं गैस नहीं है। तो गैस नहीं है तो 4 साल जिस माफिया के पावर प्लांट्स को फर्नेस ऑयल पर चलाया है, जिस वक्त LNG $3 या $4 पे पाकिस्तान में मिल रही थी और दुनिया में दस्तयाब थी, तो उस वक्त क्यों नहीं ली? अगर उस वक्त LNG का बंदोबस्त कर लिया जाता, उस वक्त तो शायद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल को जेल में डाल दिया था कि तुमने LNG खरीद कर गैस की किल्लत क्यों पूरी की है। उस वक्त तो हर वो शख्स जिसने इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाला उसको तो इन्होंने जेलों में डाल दिया। फिर कहता है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चोर है। फिर कहते सारे लोगों के नाम लेकर आज तक ये बात, भाई चोर था कोई अगर, तो आपके पास इख्तियार था, आपके पास सारा सरकारी रिकॉर्ड था, आपके पास तमाम दस्तावेज थे, आपके पास रियासती ताकत थी जिसको इस्तेमाल करके आपने सियासी मुखालफिन को जेलों में डाला। तो कोई इल्ज़ाम क्यों नहीं साबित किया? इल्ज़ाम इसलिए साबित नहीं किया क्योंकि ये समझते थे कि इनकी तरह तमाम लोगों ने वज़ीर आज़म हाउस को कारोबार बनाया हुआ था, परचून की दुकान बनाई हुई थी, घड़ियाँ, तोशाखाना की घड़ियाँ बेचने का अड्डा बनाया हुआ था, वो ये समझ रहे थे।
लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि जो इस कुर्सी पर आता है वो दिन रात मेहनत करके खलूस नीयत के साथ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके इस आवाम की 22 करोड़ आवाम की खिदमत करता है। अगर इनका फोकस रिलीफ देना होता तो 1 करोड़ नौकरी और 22 लाख घर इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को मिल चुके होते। अगर इनका काम पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना होता तो मुल्क जो है वो इस माशी तबाही का शिकार ना होता। और ये हर रोज़ चाहते हैं कि मुल्क दिवालिया कर जाए, हर रोज़ एक ही गर्दान है कि मुल्क दिवालिया कर रहा है। तो अगर मुल्क दिवालिया कर रहा है तो वो आपके अमाल और आपकी करतूतों की वजह से कर रहा है। जो 4 साल इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ, एक प्रोपोगेंडा ग्रोह ने किया और 4 साल इस मुल्क को लूटा गया, वो शख्स आज सवाल दूसरों से कर रहा है। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान साहब भेड़ बकरियां नहीं है, उसको पागल मत समझें। इसलिए ये तमाम चीज़ें और अल्लाह ताला के फजलो करम से जो ये हर रोज़ सियासी मुखालफीन के तो हर रोज़ बरियत के कानून के मुताबिक, क्योंकि ये इल्ज़ामात साबित नहीं कर सके, वो नैब जो हर रोज़ की पेशी का मुतालबा करती थी, वो किसी भी दिन कोई सबूत नहीं दे सकी। और उसके बाद क्या हुआ कि हर अदालत में एडजर्नमेंट मांगी गई नैब की तरफ से, क्योंकि शहजाद अकबर साहब इल्ज़ाम तो लगा सकते थे लेकिन उन्होंने कोई सबूत पाकिस्तान और बार की अदालत में पेश नहीं किया। और आज अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हुए हैं तो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम सुरखरू हुई है। इन्होंने आते ही कहा कि पाकिस्तान पूरे का पूरा चोर है, इन्होंने आते ही कहा कि पाकिस्तान पूरे का पूरा करप्ट है। इन्होंने 22 करोड़ अवाम के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और आज जो ये अनकंडीशनल अपॉलजी आई है, इससे पूरी दुनिया में मैसेज गया है कि पाकिस्तानी जो हैं वो ज़कात के पैसे नहीं खाते। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो बैरून मुल्क जो एड आती है, जो ग्रांट आता है, जो लोन आता है, उसको चोरी नहीं करते। हम एक बहुत ज़िम्मेदार कौम हैं और जो बाहर के लोग हमें अपना टैक्स पेयर मनी थ्रू दीज एड एजेंसीज़ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर भेजते हैं, वो हम ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करते हैं और उसका फ़ायदा हम आवाम को पहुंचाते हैं। सैलाब के दौरान इन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया, इनसे ये सवाल पूछना चाहिए। तो एक तो वो डैम के नाम से पूरे 22 करोड़ आवाम को डैम फूल बनाकर चले गए, तो अब जो फ्लड्स के ऊपर पैसा जमा कराया, जब ये हेलीकॉप्टर की सैर करते थे और इनको इतनी तौफीक नहीं होती थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के अंदर जो फ्लड विक्टिम्स हैं, बाकी सूबों को छोड़ दें, जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनको जाके मिल लें, उनका हाल पूछ लें। वहाँ 4 साल मुसल्लत रहे और खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल इनकी हुकूमत रही है और इनको इतना एहसास नहीं हुआ कि वहाँ जाके किसी का हाल पूछकर, किसी का हाथ पकड़कर, किसी के सर पर हाथ रखकर ये लोगों के हाल पूछ लें। लेकिन एक ही गर्दान है और मैं इस हाउस पे रिकॉर्ड पे कहना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह अगले साल अक्टूबर में 2023 में इलेक्शंस होंगे और पाकिस्तान की आवाम ये फ़ैसला करेगी कि उनको एक मकार, एक झूठ, एक साजिशी, एक फसादी, मुल्क को तकसीम करने वाला, मुल्क में इंतशार फैलाने वाला शख्स को वोट देना है जिसकी ज़हनी हालत सिर्फ़ अपने गिर्द घूमती है और ठीक नहीं है। इसलिए ये चीज़ आप पाकिस्तान की आवाम पर छोड़ दें और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम, ये मेरा ईमान है कि पाकिस्तान की आवाम अपने हक़ में और सच पर मबनी फ़ैसला करेगी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। मौलाना जमालुद्दीन साहब।